विकसित भारत और उसके सम्मुख चुनौतियों पर बहुत चर्चा हुई है, जिसको खान मार्केट गैंग कहा गया है, वही चुनौती भी है। और मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने पुस्तक की प्रशंसा भी बहुत की है, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा है। मेरा निवेदन है कि आज ये पुस्तक यहाँ से सभी लोगों ने खरीद कर पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अशोक जी के समर्थन में कम से कम मुझे बुलाया तो इतना कहना तो मेरे लिए ठीक रहेगा। विकसित भारत आज का एक विषय हम सबके सम्मुख है। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करते हैं तो उनके कुल मिलाकर इस 10 वर्षों का प्रधानमंत्री का कालखंड और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो जो कालखंड है, उस कार्यशैली पे यदि आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो कुछ निष्कर्ष आपको दिखाई देंगे। वो समाज के अंदर समाज की समस्याओं के समाधान को बहुत अच्छे प्रकार से समझते हैं। केवल एक नेता नहीं, तो आने वाले 25, 30, 50 साल बाद हमारे सामने क्या चुनौती आएंगी, उसका एक दूरदृष्टा के नाते समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। जब हम विकसित भारत की चर्चा करते हैं तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि ये अमृत महोत्सव है, और अमृत महोत्सव से लेकर जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्षों को मनाएंगे तो बीच का जो 25 वर्ष का कालखंड है, जिसको उन्होंने अमृत काल कहा, इस अमृत काल में हमको क्या करना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसी को उन्होंने विकसित भारत के रूप में रखा। देश भर के सभी शिक्षाविद, महामहिम राज्यपाल, सभी यूनिवर्सिटीज के वीसी 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने चर्चा की, और चर्चा करते समय देश भर के अंदर सभी छात्र, सभी शिक्षाविद विकसित भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत विकसित कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सुझाव भी आमंत्रित किए। और उन्होंने देश के सम्मुख एक संकल्प रखने का काम किया, जो उन्होंने अपनी कविता के रूप में कहा, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, भारत नया बनाना है। एक प्रश्न आप सबके मन के अंदर आएगा कि विकसित भारत के संकल्प की आवश्यकता क्या है। तो हम सभी विद्वान पुरुष यहां पर बैठे हैं, हमने साहित्य के अंदर महापुरुषों के द्वारा सदैव एक बात को सुना है कि यदि व्यक्ति के सम्मुख कोई लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति लक्ष्य विहीन है, तो व्यक्ति अनेक प्रकार के दोषों के अंदर घिरता है। वो समाज में कुछ कर नहीं सकता, अपने जीवन का राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई योगदान नहीं दे सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, उसके सम्मुख एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे व्यक्ति के सम्मुख लक्ष्य होना चाहिए, वैसे ही व्यक्तियों का जो समूह बनता है, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, उस राष्ट्र का भी अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी देश के अंदर विकसित भारत की चर्चा करते हैं तो ये केवल नारा नहीं है, ये कोई शब्द जाल नहीं है,
140 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ को जगाकर वो देश के सामने एक लक्ष्य निश्चित कर रहे हैं कि आने वाला छात्र, आने वाला वैज्ञानिक, आने वाला किसान, आने वाला मजदूर, वो आने वाला समय 25 साल का, जिसको उन्होंने अमृत पीढ़ी कहा, वो पीढ़ी क्या करेगी, किसके लिए जिएगी, किसके लिए पढ़ेगी, किसके लिए जगेगी। हमारे क्रांतिकारी जिस बात को बोलते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये जो लक्ष्य सम्मुख आता है तो फिर पुरुषार्थ प्रकट होता है। हम स्वतंत्रता के आंदोलन में देख चुके हैं, जनजाति, अनुसूचित, गांव का सामान्य किसान, मजदूर, सामान्य व्यक्ति जिसके घर के अंदर खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि लक्ष्य था मेरी मां स्वतंत्र होनी चाहिए। वही जाति, वही क्षेत्र, वही भाषा, वही रंग, वही खान पान की विविधता होने के बाद भी जिसके लिए हम लड़ते थे, जिसके लिए झगड़े होते थे, जो हमारे दोस्त थे, ये दोस्त समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने एक लक्ष्य आता है। सावरकर तो कहते हैं कि तिनके तिनके जोड़कर परिवार बसाना, शादी विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। हम तो मनुष्य हैं। और मनुष्य जो है उसकी मां जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ी रहे और हम अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते रहें, ये सच्चा पुत्र नहीं कर सकता। यह है लक्ष्य होने का परिणाम। और केवल स्वतंत्रता नहीं, अभी कोरोना आया, अपने घर के लोगों को, जो लोग शमशान क्रिया करने के लिए तैयार नहीं थे, मेरा क्या होगा, मुझे भी कोरोना हो जाएगा, ऐसे समय भी कुछ लोग उनके घर में दवाई पहुंचा रहे थे, रोटी पहुंचा रहे थे, शमशान क्रिया भी कर रहे थे। उनको इस बात का डर नहीं था मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि मेरा समाज, मेरा देश ये संकट से उबरना चाहिए। जब मोदी जी विकसित भारत बोलते हैं तो देश के सम्मुख ये लक्ष्य रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये लक्ष्य जब प्रकट होगा, जब इसका पुरुषार्थ प्रकट होगा, तो हम दुनिया की लड़ाई के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर हम भी विकसित भारत होंगे। ये है विकसित भारत। इसलिए मोदी जी के इस संकल्प को, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब तक, जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्र अक्षुण्ण रहेगा, मेरा देश बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा। बंधु, एक मन में प्रश्न और भी आता है कि विकसित होना क्यों है, आवश्यकता क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को बहुत पहले बोला। अमेरिका के उनके भाषण पढ़ोगे, अमेरिका से लौट कर आए तो उनके सम्मान के भाषण पढ़ोगे, तो मद्रास के भाषण में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र एक लक्ष्य के लिए जीवित रहता है। भारत का लक्ष्य है दुनिया को शांति और आध्यात्मिकता का संदेश देना। जब तक यह लक्ष्य अधूरा है, भारत का अस्तित्व बना रहेगा, इसलिए भारत मर नहीं सकता। हमको विकसित क्यों होना है? बहुत लोग विकसित हुए हैं, बहुत लोग सुपर पावर बने हैं, लेकिन भारत यदि विकसित होता है तो दुनिया की सुख, दुनिया की शांति, उसकी गारंटी बनना है। इसलिए केवल अपने लिए नहीं, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, हैप्पी इंडेक्स के लिए नहीं, संपूर्ण दुनिया की सुख शांति के लिए भारत को विकसित होना आवश्यक है। ये उसकी नीति है। इस नीति को मोदी जी अपने शब्दों में जागृत कर रहे हैं। ये विकसित भारत का विषय पहली बार नहीं आया। आप सब एक पुस्तक को पढ़िए, सुखी
परिवार और समृद्ध राष्ट्र। 2005 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ की एक लंबी वार्ता है। इस वार्ता में भारत को विकसित क्यों होना है, भारत कैसा होना चाहिए, इसका उल्लेख है। दक्षिण के संत तिरुवल्लुवर भारत के विकसित होने की चर्चा करते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत को शक्तिशाली राष्ट्र का संकल्प देते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जब चर्चा करते तो समस्याओं की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं शुद्ध पेयजल नहीं है, शौचालयों की सुविधा नहीं है, पर्यावरण पर संकट है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सेवाएं अच्छी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए, स्वच्छ हरा भरा पर्यावरण होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ की गारंटी मिलनी चाहिए। जो खान मार्केट के रूप में लिखा, जिसको योगेश जी ने लिखा, बोला जो इंटेलेक्चुअल है, प्रबुद्ध है, उसको जागृत होना चाहिए। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम और आचार्य महाप्रज्ञ अपने शब्दों के अंदर इस विषय की चर्चा करते हैं। बंधु, जब हम विकसित भारत की चर्चा करते हैं तो विकसित भारत की चर्चा करते समय पर हमको कुछ विकास तो अनंत है, उसकी कुछ सीमाएं नहीं हैं, ऊपर तो कितने भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम मानक का विचार किया जाए। और हमारे देश के अंदर जितने प्रबुद्ध जन हुए, जिन्होंने देश के लिए सोचा, चाहे वो राजनीतिक थे, सामाजिक थे, संत थे, जिनका मैंने उल्लेख किया, ऐसे लोग थे, उन्होंने जो एक विचार करने का तरीका हमको दिया, तो उसका यदि उल्लेख करना हो तो मैं 5S उसमें उसका वर्गीकरण करके आपके बीच में रख रहा हूं। नंबर 1, संपन्न होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र अपना बने। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति से लेकर राष्ट्र की सीमाओं तक हर व्यक्ति, हर राष्ट्र की सीमाएं ये सुरक्षित होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि अच्छा प्रशासन कौन सा है, तो उन्होंने कहा रात्रि के अंदर कोई भी स्त्री स्वर्ण आभूषणों से युक्त यदि निर्भय होकर जा सकती है, इसका मतलब उस राष्ट्र के अंदर सुरक्षा का योग्य वातावरण है। ऐसा सुरक्षित राष्ट्र। और तीसरी बात, शिक्षा का क्षेत्र। इस दृष्टि से हमने कीर्तिमान बनाने चाहिए। और संपूर्ण देश एक है, जिसको हम कहेंगे समरस देश, एकात्म देश। भारत एक देश है। और 5वां विषय है हमारी संस्कृति। संस्कृति में क्यों बोल रहा हूं? तो यदि आप संपूर्णानंद जी को पढ़ें तो उन्होंने एक जगह उल्लेख किया कि देश का विकास, ये तो एक बात है, लेकिन देश के विकास की दिशा क्या है? क्या हम दूसरों की नकल करने के बाद अपने देश का विकास करना चाहते हैं, या अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने देश का विकास करना चाहते हैं? और इसलिए 5S में 5वां मैंने कहा हमारी संस्कृति। संपन्नता, सुरक्षा, शिक्षा, समरसता और संस्कृति। जब हम संपन्नता का विचार करते हैं तो जैसा मैंने उल्लेख किया, उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन जिसको गरीब कहते हैं, दीनदयाल जी अपने शब्दों में कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई। ये निर्धन से निर्धन व्यक्ति को यदि उपलब्ध है तो एक मानक हम ये मान सकते हैं कि उस दृष्टि से हमने डेवलपमेंट का कुछ काम किया है। ढांचागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा दुनिया के लेवल का है।
हमने डेवलपमेंट का जो मॉडल अपनाया है, आज संकट क्या हो गया कि डेवलपमेंट पर चर्चाएं बहुत हुई, डेवलपमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तरह तरह की बातें चली, लेकिन विकास करते करते पर्यावरण का संकट आ गया। ले दुनिया के अंदर सेमिनार चल रहे हैं, अलग अलग दुनिया के देशों के अंदर क्या होगा फ्यूचर में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिल्ली के टेम्परेचर का क्या हो गया इस बार। और इसलिए विकास का ऐसा मॉडल जिसके अंदर पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण सेंट्रिक विकास है। जब हम मोदी जी की चर्चा करते हैं तो हमको एक एक बिंदु का विचार करके देखें तो आपको ध्यान में आएगा, वो केवल विकसित भारत बोल नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो नारा नहीं है उनके लिए। आप 2014 के बाद इस लाइन को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने इसको प्रारंभ किया है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम किसी निचले स्तर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए जब आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि शौचालय नहीं है, तो मोदी जी शौचालय बना रहे हैं। मकान की चर्चा दीनदयाल जी करते हैं, तो देश के अंदर हर व्यक्ति को अपना पक्का मकान हो, मोदी जी वो करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है तो आज हमारी सड़कें, आज हमारे हाईवे, आज हमारी मेट्रो, आज हमारे पोर्ट, आज हमारे रेलवे स्टेशन का स्टैंडर्ड, इससे आपको ध्यान में आएगा कि 10 वर्षों में कैसा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। जम्मू कश्मीर की टनल का उद्घाटन देखिए, नितिन जी के भाषणों को सुनिए। 74 एयरपोर्ट थे, 147 से ज्यादा आज के समय रनिंग है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत का बन गया है। और इसलिए हमारे बजट के दायरे को देखिए, और अब धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए मिलता है, ये विश्व के लेवल का हो गया, ये विश्व के लेवल का हो गया, हमारे स्टेशन ऐसे हो गए। तो मोदी जी ने केवल नारा नहीं उछाला, जैसा उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को अन्न देने के साथ साथ किसान, महिला, गरीब, प्रत्येक क्षेत्र के उत्थान के लिए योजना बनाई, योजनाओं का क्रियान्वयन किया। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अच्छे शासन का मतलब क्या है कि जब गरीब के लिए कोई योजना बनाते हैं या जिस व्यक्ति के लिए बनाते हैं वो उसी प्रकार से उस तक पहुंच जाती है। ऐसा हमको प्रमाणित सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो जब हम अकाउंट के अंदर पैसा भेज रहे हैं और करप्शन फ्री भेज रहे हैं, मैं राजीव गांधी और सबका उल्लेख आपके बीच में नहीं करता, मैं तो इतना बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने विकसित भारत बोला मात्र नहीं, विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और वो दुनिया के लेवल पर उसको टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं। यह है संपन्नता के हमारे मानक। बहुत विस्तार हो सकता है। दूसरी बात हमको ध्यान में आएगा कि हमारा सुरक्षा का तंत्र वो कैसा है। तो आज आप देखेंगे हमारे गृह मंत्री ने कहा 31 दिसंबर 2026 ऐसा दिन होगा जब इस देश के अंदर उसके बाद नक्सलवाद नहीं होगा। मैं झारखंड जाता हूं, मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं, मैं उस गांव में भी गया हूं जहां से नक्सलवाद खड़ा हुआ, नक्सलवाड़ी गांव। मैं गढ़चिरौली भी गया हूं, आंध्र और तेलंगाना भी गया हूं। 2010-14 में 147 जिलों के अंदर नक्सलवाद था।
आज के आंकड़ों को देखोगे तो 24-25 जिलों में बचा है, और 24-25 जिलों में से भी वो 2-3 जिलों के अंदर सिमट गया है। एक एक नक्सली को ऊपर भेजने का या सही मार्ग पर लाने का, ये जो सुरक्षा देने का काम, ये इस सरकार ने करके दिखाया है। आतंकी घटनाएं आप तुलना करके देखिए, लोगों से पूछिए, हर ट्रेन के अंदर, हर रेलवे स्टेशन में, हर पब्लिक प्लेस पे लिखा रहता था, अनजान वस्तुओं को मत छुओ, बम हो सकता है। आज देश के अंदर कहीं भी लिखा हुआ दिखा दीजिए आप। यह है परिवर्तन। केवल कश्मीर का आतंक नहीं, आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने की सामर्थ्य। आप कहेंगे ये मोदी जी की सरकार की? नहीं। जब हम विकसित भारत बोलते हैं तो दुनिया के लेवल का, तो जो एयर स्ट्राइक करने की सामर्थ्य अमेरिका और इजराइल पर थी, वो सामर्थ्य हमने अर्जित की है। और इसलिए हम सुरक्षित भारत देने का वायदा निर्वाह करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सीमा का क्षेत्र हो, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र हो। लोग आतंकियों को बुलाकर अपने यहाँ भोजन कराते थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमने कहा आतंक के प्रति 0 टॉलरेंस, कोई सहानुभूति नहीं, और कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं, और दुनिया के बारे में एक ही पॉलिसी निर्भीकता के साथ। ये जो सुरक्षित भारत बनाने का हमारा संकल्प है, इसको हम साकार करने का काम कर रहे हैं। शैक्षिक जगत में आदरणीय योगेश जी हैं, आप सब शिक्षा से जुड़े हैं, बहुत विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि शिक्षा की विशेषता क्या है? शिक्षा की विशेषता है वो अपने नागरिकों में स्वाभिमान जगाए, वो अपने नागरिकों का आत्मविश्वास जगाए, वो सभी को उपलब्ध हो, आज की टेक्नोलॉजी से युक्त शिक्षा हो। इस सारे ही विषयों को विचार करके देखोगे तो धीरे धीरे हमारी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर हमारे प्रयास, मेडिकल शिक्षा, IIT, IIM, इनकी संख्या और इनका स्तर, ये लगातार बढ़ाने का काम। मैं आंकड़े बोल सकता हूँ, मेरे पास लिखे हैं, लेकिन समय की मर्यादा कारण से, और आप उन आंकड़ों को जानते ही हैं, लेकिन ये जो स्पीड पकड़ी है, ये जो गति पकड़ी है, आज हम देखते हैं कि संपूर्ण देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अभिनव प्रयास ये करने की दृष्टि से हम सब इसका प्रयास कर रहे हैं। और अगला जिस इसकी मैंने चर्चा की वो है समरसता। लोग जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, प्रदेश के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। संपूर्ण देश एक नहीं है, संपूर्ण देश के नागरिकों का लक्ष्य एक नहीं है, तो कैसे आगे? किसकी शिक्षा, किसकी संपन्नता? जिसको संविधान में कहा गया बंधुता, भाईचारा। यह भाईचारा का आधार क्या है? तो ये जाति नहीं है, ये भाषा नहीं है, ये है हम एक देश के नागरिक हैं। ये देश हमारी माँ है, और माँ के पुत्र परस्पर भाई भाई होते हैं। इसलिए किसी का रंग कौन सा है, किसी की भाषा कौन सी है, किसी की जाति कौन सी है, इसके स्थान पर हम सब एक ही मां की संतान हैं। यह जो एकात्मता का भाव है, यह जो इंटीग्रेशन है, यह जो समरसता है, हमने इसको किया मात्र नहीं। जब आप एक भारत और श्रेष्ठ भारत इसकी कल्पना को देखते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि ये एकात्मता जगाने का कैसा काम चल रहा है। जब तमिलनाडु के लोग काशी में आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, काशी तमिल संगमम हो जाता है, तो ये तमिल, द्रविड़ और आर्य की थ्योरी को नष्ट करने वाला प्रयास है।
जब गुजरात के लोग तमिलनाडु में जाते हैं और मन की बात के अंदर तिरुवल्लुवर से लेकर शंकर देव तक और कल्लर ऋषि तक सबका उल्लेख होता है, हमारे महापुरुष एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारे सुख एक हैं, हमारे दुख भी एक हैं, हमारे मित्र भी समान हैं और हमारे शत्रु भी समान हैं। यह जो एकात्मता का भाव है, इसका नाम है समरसता। लड़ाने से नहीं आएगी, गणना से नहीं आएगी, अपनाने से आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जब छोटी सी बात बोलते हैं कि हर कार्यकर्ता 3 भाषाओं में ट्वीट करे, एक अपनी भाषा में करे और देश की और 2 भाषाओं में करे, तो उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता जब गुजराती भाषा में करता है या मराठी भाषा में करता है या कन्नड़ भाषा में करता है और कन्नड़ वाला जब हिंदी में करता है, इसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी के कार्यक्रमों को, मोदी जी की दिनचर्या को, मोदी जी के बेस को आप देखेंगे तो उसमें भारत झलकता है। और इसलिए ये जो एक देश है, एक देश का भाव रहेगा तो हम विकसित हो सकते हैं, नहीं तो परस्पर लड़ते लड़ते हम अपनी ही ट्रेनों को, अपनी ही बसों को फूंकने का काम करते रहेंगे तो क्या विकसित भारत है? संभव नहीं। और अपने महापुरुषों ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा, हमने विकसित भारत बोला, एक दुनिया में सब चलता है सुपर पावर, अमेरिका, रूस, चाइना, दुनिया के अनेक देश के लोग सुपर पावर बने। लेकिन सुपर पावर बनने के बाद उन्होंने क्या किया? दुनिया को युद्ध दिए, युद्ध, नरसंहार दिए। एक खान मार्केट की चर्चा कर रहे हैं, फ्रांस के अंदर पुस्तक छपी, द ब्लैक हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म। 10 करोड़ लोगों की हिंसा हुई, हत्या हुई है इस मार्क्सवाद को लाने के नाम पर। ऐसा विचार, ऐसे राष्ट्र जो दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए युद्ध करेंगे, क्या विकसित भारत भी वैसा होगा? क्या हमने उन्हीं की नकल का बनना है? वो कोरोना दुनिया पर थोपते हैं, हम कहते हैं जानवी और जहानवी। हम कोरोना से लोगों को बचाते हैं, वो कोरोना अपने स्वार्थ के लिए थोपते हैं। ऐसा सुपर पावर बनने से भारत को बचना है। भारत को क्या बचना है, बनना है? तो भारत की एक सांस्कृतिक विशेषता है जिसमें कहा गया, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है और परिवार में मार्केटिंग नहीं होती, इसलिए खान मार्केट गैंग भी नहीं होता। भाई और बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, मित्र होते हैं, और इसलिए लूट खसोट नहीं होती। और इसलिए हमने कहा, हम युद्ध नहीं बुद्ध देने वाले हैं। ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति ही भारत की पहचान है। विवेकानंद जी ने कहा, हमारी संस्कृति की विशेषता ये त्याग पर निर्भर करती है और दुनिया की संस्कृति भोग पर निर्भर करती है। यहाँ की कला, यहाँ का संगीत, यहाँ का साहित्य, यहाँ की सारी बातें दूसरों के सुख को देखती हैं। जब वो हैप्पीनेस की चर्चा कर रहे थे तो मैं सोच रहा था बैठे बैठे, हम तो ऐसे लोग हैं कि दुनिया हैप्पी है ये सोचकर ही हम हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे का सुख, इससे हमको प्रसन्नता होती है, इससे हमको ईर्ष्या नहीं होती। और इसलिए अपने सांस्कृतिक गौरव को लेकर खड़े होने वाला देश, इन्होंने चर्चा की डेमोक्रेसी नहीं है। 2500 साल से पहले से भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।
और इसलिए किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा भारत की एक दिशा है, वो लोक कल्याण की दिशा है, सबके सुख की दिशा है। इसलिए सब संत महात्मा, सब ग्रंथ, किसी भी आस्था के हों, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, वेद हो, किसी का भी अर्थ निकाल लीजिए, सब एक ही परम तत्व को देखने वाले लोग हैं। इसलिए न कन्वर्जन की चाह है, न कब्जाने की चाह है। प्रसिद्ध राजनेता हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कहा अपने शब्दों में। उन्होंने कहा, भगवान राम के नामों पर, गोपाल राम के नामों पर कब हमने भीषण अत्याचार किए, जन जन को हिंदू करने को कब भीषण नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल जाकर किसने मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय है। बोले बंधुओं, जब विकसित भारत की चर्चा करते हम तो वो सैद्धांतिक विषय नहीं, हमारे लिए दुनिया के कल्याण का मार्ग है। 5 बिंदुओं पर उसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत व्यापक एक एक बिंदु हो सकता है, लेकिन आज भारत केवल इसको बोल नहीं रहा है, भारत और भारत का नेतृत्व इसको व्यवहार में लाने का काम कर रहा है। बंधु, खान मार्केट की चर्चा हुई, इतनी चर्चा हो गई कि मुझे लगता है उस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं एक विषय की चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूं जो एक सैद्धांतिक है इस दिशा में। हमको वो यदि स्पष्ट होती है तो बाकी बातें, क्योंकि ये मार्केट बदलते रहेंगे, आज खान है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, व्यक्ति बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, मानसिकता जो की तो रहेगी। ये बात हमको समझने की है। वो मानसिकता क्या है? तो जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो द गार्जियन में 18 मई 2014 को एक आर्टिकल आया है, आप सब पढ़ सकते हैं, गूगल पर है। उसमें वो लिखते हैं, आज 18 मई 2014 इतिहास में उस समय दर्ज हो गया कि जब आखिरकार ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा। ये मेरा नहीं, गार्जियन का है। नरेंद्र मोदी की जीत ने उस लंबे दौर का अंत किया जब शक्ति की संरचना वही रही जिसके माध्यम से ब्रिटेन ने लंबे समय के लिए भारत पर शासन किया था। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कई मायनों में भारत ब्रिटिश शासन का ही विस्तार था। आप सब पढ़ सकते हैं। ऐसा ये गार्जियन क्यों लिख रहा है? तो भारत क्या है? लॉर्ड मैकाले के चश्मे से भारत को देखना उचित नहीं है। महर्षि अरविंद, ठाकुर रविंद्रनाथ, तिरुवल्लुवर, विवेकानंद, तुलसीदास, कबीरदास, शंकराचार्य, चंद्रगुप्त, वो चश्मा जो है ना, वो भारत का मौलिक चश्मा है। भारत किसी दूसरे की नकल के आधार पर खड़ा नहीं, भारत गांधी जी के जीवन में दिखता है। और इसलिए 2014 में जब मोदी जी आए तो दुनिया ने देखा कि वो लॉर्ड मैकाले और मैक्स मुलर, उसका भारत छूट रहा है और भारत की प्राचीन परंपरा से पला बढ़ा भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये है भारत। जब मोदी जी का विरोध होता है तो विरोध के कारण क्या है, ये आप बड़े स्पष्ट समझिए। जो अंग्रेजी कालखंड में हमको शिक्षा व्यवस्था दी गई थी, जिसमें भारत में अपना कुछ नहीं है, सब पश्चिम से हमको मिला, ये जो पढ़ाया गया, ये इस शिक्षा दीक्षा से पढ़े लोग जो भारत को पश्चिम के चश्मे से देखते हैं, एक वो गैंग है जो भारत का विरोध करता है। दूसरा, भारत जो है उस शिक्षा पद्धति से निकलकर भारत के अंदर ही जो लोग शीर्ष पदों पर पहुंच गए, वो उसी चश्मे से भारत को देखते हैं, इसलिए वो भी विरोध करते हैं। वो मैकाले और मार्क्स पुत्र, वो भी भारत का विरोध करते हैं। और इन तीनों चारों से सुविधा प्राप्त जो सत्ता का आनंद ले रहे थे, चाहे वो पत्रकार थे,
चाहे शिक्षा जगत में थे, वो हिस्ट्री कांग्रेस में थे, जिन भी संस्थानों पे थे, उनके पेट पर लात लग गई, वो भारत का विरोध करते हैं। एक कैटेगरी है भारत का विरोध करने वाले की। और इसलिए आज जो भारत का विरोध हो रहा है उसका कारण मूल ये है। आप सबकी जानकारी के लिए, रूस जब धाराशाही हुआ तो एक कॉन्फ्रेंस हुई कम्युनिस्टों की, और उनको अब लगा कि अब मार्क्सवाद के चिंतन को अप्लाई नहीं किया जा सकता, और एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम है टीना, देयर इज नो अल्टरनेट। लेकिन बाद में वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद ब्राजील के अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक विकल्प दिया, और विकल्प का नाम के रूप में थ्योरी है, उसका नाम है टामा। टामा का मतलब है देयर आर मैनी अल्टरनेट। और उस समय पर उन्होंने कहा कि केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तो हम अनेक प्रकार के समाज जीवन के क्षेत्र पकड़कर, पर्यावरण का क्षेत्र होगा, कृषि का क्षेत्र होगा, महिला का क्षेत्र होगा, यूथ का क्षेत्र होगा, ट्राइबल का क्षेत्र होगा, नदी का क्षेत्र होगा, जंगल का क्षेत्र होगा, जमीन का क्षेत्र होगा, अलग अलग संगठन बनाकर उन्होंने सोशल फोरम, और एशिया सोशल फोरम से लेकर आपके शहर तक का ये सोशल फोरम, ये सोसाइटी डेवलप हो गई, जिसका नेतृत्व करने वाले लोग तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग आज आपके बीच में घूमते हैं। इन सब की एक थ्योरी है, काम अलग अलग करो, अंत में वैचारिक दृष्टि से वाम पंथ को परोसने का काम करो। इसको ही खान मार्केट बोलते हैं। और इसलिए इस थ्योरी का आधार क्या है? समाज का झगड़ा कराओ, अंबेडकर जी के नाम पर कराओ। अंबेडकर जी को हराने का काम आपने स्वयं किया, हमको कह रहे अंबेडकर जी के विरोधी। संविधान को आपने कुचला, हमको कह रहे संविधान बदल देंगे। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, चुनाव में बहुत लोग लगे, तो ट्राइबल समाज के अंदर बाद में समीक्षा की, तो पूछा भाई क्या बात, इतनी जल्दी क्यों बदल गए? तो लोगों ने कहा हमने सबको बताया कि 10 वर्षों में 303 सीटें लेने के बाद भी जब मोदी जी ने संविधान नहीं बदला, तो अब कैसे बदल देंगे? तो बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन एक झूठ को बोलने का प्रयास हो रहा है खाली पुस्तक दिखाकर। तो ये हम रावण के वंशज हैं, हम महिषासुर मर्दनी की पूजा करते हैं, हम राम को नहीं मान सकते। ऐसे जो अलग अलग प्रकार की थ्योरियां है, ये समाज के अंदर झगड़े उत्पन्न करके एक छोटी बात को बड़ा इशू लेकर खड़ा करने का काम ये सब लोग कर रहे हैं। इसी का नाम खान मार्केट है। चेहरे बदलते हैं, मानसिकता वो जो मैंने 4 कैटेगरी बोली वो है, और वो आज से नहीं है, लंबे समय से है। उसको लंबे समय से हम फेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का काम हो रहा है, और इसलिए हमको इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थायी लड़ाई है। इसमें 2 काम हमको करना है। नंबर 1, जिसको कहा कि हम सब सक्रिय रहें, तटस्थ ना रहे, निकटस्थ बने, केंद्रस्थ बने, सेंटर में आए या पड़ोस में आए तो तटस्थता हमको नुकसान करेगी। ऐसा कहते हैं कि चाणक्य ने कहा, इस राष्ट्र की हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो सज्जन सक्रिय बनने चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, एक स्थायी ध्यान रखिए, विदुर महाराज ने कहा है, उनका एक सिद्धांत है, एकम विसरसो हंति शस्त्रेण एकई हन्यते स राज्यम से प्रजम हंति राजा नाम मंत्र विप्लव। शस्त्र के काटने से एक ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, विष देने से भी एक ही व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसको विष मिलता है। लेकिन यदि किसी राष्ट्र के अंदर सही क्या है गलत क्या है, यह संभ्रम उत्पन्न कर दिया जाए, कंफ्यूजन निर्माण कर दिया जाए, वैचारिक विभ्रम की स्थिति ला दी जाए, तो राजा प्रजा सहित वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है।
ये प्रयास है। इसलिए इस वैचारिक संभ्रम का जो कुहासा है, सूर्य के समान उत्तरायण हुआ है, इसको भेदने का काम हमने करने की आवश्यकता है। अटल जी की कविता की पंक्ति बोलकर समाप्त कर रहा हूँ। अटल जी ने कहा था, कभी थे अकेले, हुए आज इतने, तब ना डरे तो अब क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। और इसलिए इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी कविता की पंक्तियां हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक जाने के लिए। विकसित भारत का संकल्प लेकर आज के राजनीतिक नेतृत्व की दिशा को पकड़कर, मोदी जी के नेतृत्व की दिशा को पकड़कर हम समाज में अपना अपना काम करें, इतना निवेदन करते हुए आप सबको मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरे शब्दों को सुना, इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हुए अशोक जी, दिव्यांश और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए और बीसी सर को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय। अनेक अनेक आभार। अब मैं निवेदन करूंगा मृणाल राय जी से कि आप सभी का औपचारिक रूप से धन्यवाद करें। इसके बाद कुछ जलपान है, लेकिन जब सब विशिष्ट अतिथि लोग अपना प्रस्थान करेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव के बाद हम राष्ट्रीय गान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। सुप्रभात। आशा करती हूँ कि आज का यह आयोजन हम सभी के लिए प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहा। मैं मृणाल, काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, हियर द साइलेंस फाउंडेशन एवं युवा साथी संगठन की ओर से आप सभी की उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं हमारे मुख्य वक्ता श्री शिव प्रकाश जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने प्रेरक विचारों से हमें लाभान्वित किया। हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे अभिभावक माननीय कुलपति जी का, योगेश सिंह जी का विशेष धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन से हम आयोजन को संभव बना सके। हमारे आज के केंद्र बिंदु श्री अशोक श्रीवास्तव जी का भी हृदय से आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पढ़कर हमारा समाज जरूर जागरूक बनेगा। साथ ही मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और आयोजन समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ, जिनके सतत प्रयासों से यह आयोजन सफलता प्राप्त कर सका। और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय। इस दाहिनी तरफ जो गेट है, इधर से निकलेंगे, रिफ्रेशमेंट की वहाँ व्यवस्था है। आप लोग जो इस विमोचन कार्यक्रम में आए थे, वहाँ से कलेक्ट कर